नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां अंदाजों को अब जानते हैं पक्के सबूतों में बदला जाता है। हम एक ऐसे तरीके को समझने जा रहे हैं जो हमें कह सकते हैं यकीन दिलाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है ना? सोचिए, जब बात मरीजों की देखभाल की हो तो हम सिर्फ उम्मीद के सहारे तो नहीं रह सकते। हमें ये पक्का करना होता है कि कोई नया इलाज या तरीका सिर्फ नया नहीं बल्कि सच में पहले से बेहतर है। और बस यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। हमें यह साबित करना पड़ता है कि हमारा जो इंटरवेंशन है, मतलब जो नया इलाज हम आजमा रहे हैं, उसी की वजह से बेहतर नतीजे मिले हैं। ऐसा नहीं कि बस इत्तेफाक से हो गया। एक पक्का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये डिज़ाइन्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, ये काम कैसे करते हैं और असल दुनिया में इनके कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। ऑलराइट, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, जब हमें किसी ट्रीटमेंट के असर के बारे में सबसे मजबूत और भरोसेमंद सबूत चाहिए तो हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ ही देखते हैं, और इसीलिए इसे रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये कॉज एंड इफेक्ट को साबित करने का सबसे पक्का, सबसे सख्त तरीका है। रिसर्चर्स इसमें क्या करते हैं? वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या एक बदलाव, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, मान लीजिए कोई नई दवा देना, किसी दूसरे में नतीजा लाता है, जैसे कि दर्द का कम होना। अब देखिए, किसी भी डिज़ाइन को ट्रू एक्सपेरिमेंट का टैग मिलने के लिए उसमें 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होनी ही चाहिए। आप इन्हें इस मेथड की नींव समझ लीजिए या फिर इसके 3 पिलर्स, और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। और ये 3 पिलर्स हैं: मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन। याद रखिए, अगर इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो उस स्टडी को हम ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला है मैनिपुलेशन। इसका मतलब यह है कि रिसर्चर सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देखता, वो एक्टिवली कुछ करता है, कुछ बदलता है। वो एक ग्रुप को कोई नया ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन देता है और दूसरे को नहीं, ये देखने के लिए कि भाई होता क्या है। यही वो कॉज या कारण है जिसे वो टेस्ट कर रहा है। दूसरा पिलर है कंट्रोल, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचिए, नए इंटरवेंशन के नतीजों की तुलना किसी चीज से तो करनी पड़ेगी ना। इसके लिए हमें चाहिए एक कंट्रोल ग्रुप। ये वो ग्रुप है जिसे या तो पुराना वाला स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलता है या कुछ और। इससे हमें तुलना करने के लिए एक बेसलाइन मिल जाती है। तभी तो पता चलेगा कि नया तरीका सच में काम कर भी रहा है या नहीं। और आखिर में आता है रैंडमाइजेशन। कह सकते हैं कि यही असली जादू है। ये फेयरनेस यानी निष्पक्षता की गारंटी है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में पूरी तरह से रैंडमली यानी संयोग से डाला जाता है। इससे क्या होता है? ये पक्का हो जाता है कि रिसर्चर जाने अनजाने में ज्यादा हेल्दी मरीजों को एक ग्रुप में और कम हेल्दी मरीजों को दूसरे में न डाल दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो नतीजे तो गड़बड़ हो जाएंगे, है ना? रैंडमाइजेशन से दोनों ग्रुप्स शुरुआत में एक जैसे बन जाते हैं, तो आखिर में जो भी फर्क दिखेगा हम कह सकते हैं कि वो हमारे इंटरवेंशन की वजह से ही है। ठीक है, तो अब जब हम इन तीनों पिलर्स को समझ चुके हैं तो चलिए सबसे कॉमन और बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखते हैं। इसका नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। देखिए, सबसे पहले लोगों को रैंडमली 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। फिर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले दोनों ग्रुप्स को मापा जाता है। इसे कहते हैं प्री टेस्ट। इसके बाद एक ग्रुप को नया इंटरवेंशन मिलता है और आखिर में दोनों ग्रुप्स को दोबारा मापा जाता है, यानी पोस्ट टेस्ट। बस प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच जो फर्क आया वही हमें इंटरवेंशन का असली असर बताता है। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक स्टडी हुई ये देखने के लिए कि क्या एक खास ओरिएंटेशन प्रोग्राम उन मरीजों की चिंता कम कर सकता है जो रेडियोथेरेपी शुरू करने वाले हैं। तो उन्होंने इसी क्लासिक डिजाइन का इस्तेमाल किया। एक ग्रुप को यह प्रोग्राम दिया गया, दूसरे को नहीं, और नतीजों में क्या निकला? जिस ग्रुप को ओरिएंटेशन मिला उनका एंजाइटी लेवल सच में कम हुआ। तो देखा आपने, ये सबूत कितना काम का है। अब नर्सें मरीजों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकती हैं। लेकिन असल दुनिया हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। ये जो क्लासिक डिजाइन है वो हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठता। कभी कभी रिसर्चर्स के सामने अलग अलग मुश्किलें आती हैं और तब उन्हें अपने प्लान को थोड़ा बदलना पड़ता है, उसे अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है, सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्री टेस्ट देने की वजह से ही लोग ट्रीटमेंट को लेकर ज्यादा अलर्ट हो जाएं या ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं?
और इस वजह से नतीजे बदल जाएं। अब इससे कैसे निपटा जाए? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन में, जिसका नाम है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ये कमाल का है। ये बेसिकली एक में 2 एक्सपेरिमेंट्स को मिला देता है। इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स को प्री टेस्ट मिलता है और 2 को नहीं मिलता। इससे रिसर्चर्स ये पता लगा पाते हैं कि असर का कितना हिस्सा ट्रीटमेंट से आया और कितना सिर्फ टेस्ट देने की वजह से। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। और इसके अलावा भी कई अलग अलग डिजाइन्स हैं और हर एक को एक खास तरह की रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। जैसे पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, ये तब यूज होता है जब प्री टेस्ट करना मुमकिन ही ना हो। सोचिए इमरजेंसी रूम की सिचुएशन। फिर है क्रॉसओवर डिजाइन। इसमें हर पार्टिसिपेंट को हर ट्रीटमेंट मिलता है ताकि ये देखा जा सके कि एक ही इंसान पर कौन सा बेहतर काम कर रहा है। फैक्टोरियल डिजाइन आपको एक साथ कई चीजें टेस्ट करने की पावर देता है, जैसे नए एक्सरसाइज और नई डाइट का कंबाइंड इफेक्ट क्या है। और हाँ, क्लस्टर रैंडमाइज ट्रायल, इसमें एक एक इंसान के बजाय पूरे ग्रुप्स को रैंडमाइज किया जाता है। जैसे कि किसी एक मरीज के बजाय पूरे हॉस्पिटल वार्ड पर हाथ धोने की नई पॉलिसी का असर देखना। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? देखिए, इन डिजाइन्स का मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं है। इनका मकसद है कठोरता, यानी रिगर, यानी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जितना हो सके उतना भरोसेमंद नतीजा निकालना। ये कोट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है, क्योंकि ये डिजाइन्स बाहरी फैक्टर्स को बहुत सख्ती से कंट्रोल करते हैं। ये हमें ये कहने का सबसे मजबूत आधार देते हैं कि हाँ, ये जो बदलाव आया है वो हमारे इंटरवेंशन की वजह से ही आया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इसका सीधा असर मरीजों की देखभाल पर पड़ता है। यही तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की रीढ़ की हड्डी है। ये इस बात को पक्का करता है कि नर्सें जो कुछ भी कर रही हैं वो अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्के वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हो। और इससे क्या होता है? इससे सेफ्टी बढ़ती है, इलाज ज्यादा असरदार होता है और आखिर में मरीजों के लिए बेहतर नतीजे मिलते हैं। और ये सारी बातें हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। हेल्थ केयर लगातार बदल रहा है, नए नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि नर्सिंग की आने वाली बड़ी मुश्किलों को सुलझाने के लिए हम इन पावरफुल डिजाइन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही।